चलो सभी थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा ले लेंगे। आज संडे है तो बाबा की बहुत लाइट माइट मिलेगी। सन जो बाबा ज्ञान सूर्य है उसको हम नजरों के सामने रखते हैं। थोड़ा हर एक डीप ब्रीदिंग करे। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सबको सिखाते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो और मुट्ठी बंद करके खोलो, क्योंकि उससे हमारे तन और मन की स्थिति एकदम स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। क्योंकि परिस्थितियां तो बाबा कहते हमेशा आएगी, लेकिन जब ऐसी बात आती है थोड़े हमारे माइंड को ज्यादा काम करना पड़ता है तो हमारे बॉडी के सेल्स पर भी इफेक्ट आती है। तो जब हम थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी के सेल्स और माइंड दोनों को एक समन्वय में लाना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, हम सभी मीठी मम्मा के दिन भी मना रहे हैं ना, तो इतना प्यार का अनुभव बाबा करा रहे हैं, तो एकदम साइलेंस में कुछ क्षण के लिए बैठ जाए। तो हमने आप सबको कहानी सुनाई थी कि कैसे बाबा ने हमें अपना बनाया और छोटेपन में ही कई ऐसी बातों का अनुभव भी बाबा ने कराया। तो जब मैं इंडिया में थी तो मैंने बताया था कि ड्रामा अनुसार मैं बम्बई में थी, और ये भी हर बात में अभी तो ड्रामा को याद करते हैं। तो ड्रामा अनुसार दादी जानकी का वहां गामदेवी में आना हुआ। ड्रामा अनुसार बड़ी दीदी का ऑपरेशन वहां से हुआ, सारा कारोबार वहां से हुआ। तो इन सब बातों के कारण सभी बड़ों के संपर्क में भी आना हुआ, सबके साथ कारोबार करना सीखने को भी मिला। तो दादी जानकी की सेवा का भी मौका मिला। और जैसे मैंने बताया कि मुझे हमेशा था कि बड़ों की दुआएं वो हमारे पुरुषार्थ को भी सहज करती है और उसका जीवन में बहुत महत्व है। तो ड्रामा अनुसार दादी को ये संकल्प था कि हंसा एकदम ऑनेस्ट है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाबा और बाबा की मुरली, उसके अलावा और कोई बातों की खिंचातान में, आकर्षण में नहीं है। क्योंकि विदेश में ऐसी बहनों को भेज सकते हैं भारत से कि जिनका ऐसा न्यारा प्यारा स्वरूप रहे, क्योंकि अकेला रहना होता, कई प्रकार की बातें होती, तो जो उसी प्रकार से डिटैच रहते तो सेवा कर सकते। क्योंकि डिटैच रहते तो ही आत्मा में पावर रहती, और आत्मा में पावर रहती तो ही सेवा में सफलता मिलती। तो दादी ने पहले सोचा कि प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ी दादी से भी बात किया, लेकिन वहां का भी कारोबार काफी चल रहा था। तो वहां गांधीनगर की भी सेवाएं थी, सचिवालय की सेवाएं थी, तो इतना सब छुट्टी, खुशी से छुट्टी नहीं दे रहे थे। सोच रहे थे हाँ सोचेंगे देखेंगे, यहाँ भी इतना है। लेकिन फिर यहाँ सैन फ्रांसिस्को से चंद्रू दीदी ने बड़ी दादी जी को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि चंद्रू दीदी जब मुंबई आते थे, इंडिया आते थे तो बम्बई आते थे, उनके लौकिक माता जी, मौसी, ये लोग सब हमारे सेंटर पर आते थे गामदेवी में। तो जब वो आते थे, उनको कोई भी मदद चाहिए तो शेल दादी मुझे भेज देती थी उनके साथ। तो उनको था कि हंसा गुजराती भी है और वहां हमारे साथ सब प्रकार से ऑलराउंडर मदद करेगी। तो उन्होंने मेरे लिए पहले अप्लाई किया था विजिटर्स वीजा का। लेकिन उन दिनों में ड्रामा अनुसार वो जो रजनीश का प्रॉब्लम हुआ था ओरेगन में, यूजीन में, जो कि कैलिफोर्निया के पास में ही है, तो हमको वीजा नहीं मिला क्योंकि हम यंग थे, सिंगल थे। तो वो लोग सिंगल लोगों को वीजा नहीं देते थे कि वहां जाएंगे शादी करेंगे परमानेंट रह जाएंगे। तो हमने कहा भाई हमारी तो भगवान से शादी हो गई है, तो हमें शादी की तो बात नहीं है। लेकिन वो कहते दिस इज अवर लॉ कि अभी कुछ साल के लिए हम सिंगल लोगों को जल्दी से वीजा नहीं देंगे। और हमारे को केवल विजिटर वीजा के ऊपर आना था, हम कोई लौकिक वालों की मदद नहीं ले रहे थे और हमें लेनी भी नहीं थी। तो फिर 4-5 साल चले गए, हमने तो कोई ज्यादा विचार नहीं था। मधुबन की और गुजरात की काफी सेवाएं चल रही थी। तो फिर कोई कारण सर मुझे पता भी नहीं था, तो अचानक एक बहन आई, सुख शांति भवन में थी, तो वो कहती है मैं सैन फ्रांसिस्को से आई हूँ,
तो मैंने कहा ठीक है, कैसे हैं हमारी चंद्रू दीदी, सब ठीक है, ऐसे करके प्यार से बातचीत किया। तो कहते हाँ ठीक है, लेकिन आपके लिए कागज दिया है। तो मैंने कागज खोल करके पढ़ा, तो उसमें इनविटेशन लेटर था, और उसमें चंद्रू दीदी ने भी लिखा था कि तुम्हें ये लेटर कॉपी भेज रही हूँ, ऐसा एक और लेटर आएगा, और अभी तुम्हारा यहाँ का इमिग्रेशन फाइनल हो गया है। अब मुझे तो इमिग्रेशन क्या है वो इतनी डिटेल नहीं मालूम था, तो चंद्रू दीदी ने लिखा था कि आप जा करके कोई भी वहां के ट्रैवल एजेंट जिसके पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है उनसे बातचीत करना, फिर तुम्हारा इंटरव्यू आएगा। तो तुम्हारे लिए हमने रिलीजियस लीडर की कैटेगरी में हमने तुम्हें अप्लाई किया है, और वो लकीली पास हो गया है। तो मुझे तो अच्छा लगा, और थोड़ा ड्रामा अनुसार मैं साक्षी होके भी पार्ट को देख रही थी। तो मैंने फिर सल्ला दीदी को बताया, तो और फिर सल्ला दीदी ने दादी को बताया, तो दादी ने कहा मुझे मालूम है। तो क्या हुआ था कि 2 बार मेरा वीसा करने का ट्राई किया था और वर्कआउट नहीं हुआ था। तो फिर दादी ने कहा चलो ऐसे कोई बात बड़ी नहीं बनानी है। तो फिर जब चंद्रूबेन को ये मालूम पड़ा, तो मेरा सारा पेपर वर्क यहाँ ही था सैन फ्रांसिस्को में, तो उन्होंने कहा चलो लक बाय चांस अगर हंसा का यहाँ पार्ट होगा तो हम अप्लाई करते। तो उन्होंने केवल, उस जमाने में तो कोई भी बात होती थी तो केवल दादी के कान में डाल देते थे, तो उन्होंने केवल दादी प्रकाशमणि को फोन करके पूछा। तो दादी ने कहा तुम कर दो, बाबा का ब्लेसिंग है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताना जब तक कागज नहीं आए, हंसा बताना। तो हमने कहा ठीक है। तो इस रीति से मुझे भी नहीं मालूम था, और फिर सारे कागज आए, तो फिर मैंने ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट किया, बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ा। और फिर वो लोग जिसको कहे कि मेडिकल चेकअप, ये वो काफी सारी बातें बताते हैं। तो फिर जब इंटरव्यू था तो अब मैं गई बाबा को याद करके, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता था तो मैं गामदेवी में ही पहले रही हुई थी, तो गामदेवी में चली जाती थी। तो दादी हमेशा, श्री दादी भी बहुत प्यार से दृष्टि देकर छुट्टी देती थी। तो फिर मैं गई बाबा को याद करके, तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं पूछा, बहुत कम बात पूछी, कहा आप क्या करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि उन्होंने रिलीजियस लीडर के रूप में जब आपको इनवाइट करते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि इस बहन को हम कहाँ रखेंगे, उनके लिए ये व्यवस्था होगी, उनका इस प्रकार से पेमेंट होगा, ये वो सब पेपर पर सारा तैयार करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे जो पूछा, और जो मुझे ट्रैवल एजेंट ने भी ट्रेनिंग दिया था, और चंद्रूबेन ने भी यहाँ से बताया था, और मैंने बाबा मम्मा को आगे रख दिया। तो बहुत कम प्रश्न पूछे और उन्होंने स्टैंप लगा दिया, बोला आपको इमिग्रेंट आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं अमेरिका में, मतलब कि यू आर कमिंग एज अ परमानेंट रेसिडेंट। तो तो ये फर्स्ट, मतलब हमारे संस्था में पहली ब्रह्मा कुमारी बहन जिसको परमानेंट रेसिडेंट के रूप में अमेरिका जाने का हुआ। क्योंकि बाकी काफी भाई बहने हैं जो अपने लौकिक परिवार के कारण या कोई ना कोई बातों से वो अमेरिका आते थे, लेकिन उस जमाने में, आज से 20-22 साल पहले की बात है, तो काफी इजी नहीं था। तो सभी लोग 3-4 मास रुक करके वापस इंडिया आ जाते थे। इंडिया में इतनी सेवा, इतना सरल रीति से सारा कारोबार चलता था, तो यहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता था और हिम्मत से काम करना था। तो मैं फिर तुरंत दादी को मिलने गई, तो दादी ने कहा देखो हंसा, तुम्हें पहली बार भगवान ग्रीन कार्ड के रूप में हमारी संस्था में सबसे पहले भेज रहा है, इसलिए अभी तुम्हें कभी भी वापस आने का नहीं सोचना है, वहां जाके बैठना है और बैठना है और बैठना है, जो भी सीखना पड़े वो सीखना, जो भी नहीं आवे वो बाबा को याद करके सीखना, जो आता है उसका उपयोग करना, जो करना पड़े तपस्या करना, लेकिन अभी तुम्हें वापस आने का नहीं सोचना है, क्योंकि बाबा ने तुम्हें ग्रीन कार्ड से परमानेंट रेसिडेंट के रूप में वहां पर भेजा है। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद भी काफी चेकअप हुए, पुलिस स्टेटमेंट वो सारे क्लियर करते हैं हमारे पर, कोई प्रकार का केस नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो सारी चीजें 4-5 दिन में हो गई, क्योंकि जैसे ही मुझे मेरा इमिग्रेशन अप्रूव हो गया ये मालूम पड़ा, तो चंद्रूबेन ने कहा दादी हंसा को अभी का भी भेज दो, क्योंकि
यज्ञ की नियम के प्रमाण बड़ी दीदी ने ये सिस्टम बनाई थी कि जो भी विदेश जाए तो पहले कुछ टाइम लंदन में रहे, ताकि लंदन में उनको कुछ न कुछ सीखने को मिले, देखने को मिले, बड़ा स्थान है, विदेश में कैसे कारोबार चलता है, तो थोड़ा दादी के साथ भी अंग संग रह सकते हैं। तो मेरे लिए ड्रामानुसार क्या हुआ कि जब मुझे वीसा मिला उसके 8 दिन के बाद दादी गुलजार सैन फ्रांसिस्को आने वाले थे, और जो लॉस एंजलिस में गीता बहन है उनको दादी के साथ टूर पर जाने का था। तो चंद्रूबेन ने कहा 2 बातें हैं कि हंसा को तो दादी जानकी बहुत अच्छी तरह जानती है, बड़ी दादी से भी उसका गहरा कनेक्शन है, तो उसको तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि लंदन जावे ही, और यहाँ दादी गुलजार आ रही है तो दादी गुलजार से उसको आशीर्वाद मिल जाएंगे, और फिर गीता बहन जा रही है तो मुझे मदद मिल जाएगी। तो दादी ने कहा ठीक है, दादी जानकी ने भी कहा ठीक है, मेरे साथ रहे, दादी गुलजार से आशीर्वाद लेवे तो सबसे बड़ी बात है। तो ड्रामा अनुसार मुझे जिसको कहे कि जब वीसा और इमिग्रेशन अप्रूव हो गया उसके बाद 3-4 दिन में सारे मेरे पेपर्स और ये सब क्लियर कर दिया, हेल्थ का और सब प्रकार का चेकअप क्लियर हो गया, और 1 दिन के लिए मैं मधुबन गई, और दादी ने सारे क्लास के बीच में फिर बहुत प्यार से छुट्टी दिया, और फिर मुझे कहा तुम्हारे पास तो विदेश के कपड़े, उस प्रकार के जैकेट, स्वेटर, ये सब होगा नहीं होगा। तो मैंने कहा दादी कुछ तो है। दादी ने कहा कुछ नहीं, सोचो। तो दादी ने सोने की अंगूठी, सोने के बेजे सब पहना करके अच्छी तरह से बड़े प्यार से कपड़े आदि की बैग बना करके दिया, और तुरंत मैं निकल गई और यहाँ पर आ गई। तो जिस दिन मैं यहाँ पहुंची उसके पहले 1 दिन पहले दादी गुलजार यहाँ पहुंचे थे। तो फिर 3 दिन दादी रहे, तो 3 दिन मैं दादी के साथ रही, और उसके बाद फिर चंद्रूबेन के साथ रही। तो ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि 2-3 मास तो मैं रही चंद्रूबेन के साथ, लेकिन चंद्रूबेन ने कहा कि आप सब बड़ी बड़ी समझदार बहनें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ न कुछ अलग अलग स्थान पर सेवाएं करें। तो मेरे को तो एक ही मंत्र पक्का था, दादी ने कहा था जैसे चंद्रूबेन कहे ऐसे करना, और एक बार बैठने के बाद खड़ा नहीं होना, और यहाँ आने का, मधुबन आना है लेकिन वापस आने का नहीं सोचना है। तो मैंने कहा ठीक है, और ड्रामा अनुसार मेरा पार्ट भी यही था कि जो कोई काम कोई ना करे मेरे को करने का बाबा ने और दादी ने बोला था, तो भारत में भी उसी प्रकार से चलता था। तो फिर क्या हुआ कि सैन फ्रांसिस्को के ईस्ट में 80 माइल्स दूर ये सैक्रामेंटो करके सिटी है जो कि कैपिटल सिटी है, लेकिन 70 माइल दूर ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा वेस्ट की साइड अगर हम यहाँ से जाए सैन फ्रांसिस्को की साइड, वहाँ डेविस करके एक टाउन है, वो यूनिवर्सिटी टाउन है, और वो वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लासेस कोर्सेज चलते हैं। जैसे अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ी मानी जाती है, तो ये डेविस यूनिवर्सिटी का 3रा या 4था नंबर आता है, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हर साल मेला होता था उन जमाने में। यहाँ पर मई मास में 2nd वीक ऑफ मंथ ऑफ मई वो लोग मदर्स डे मनाते हैं। तो मदर्स डे पर ये लोग कहते थे कि मदर अर्थ, ये पृथ्वी जो है वो भी हमारी माँ है, धरती माँ है, तो उसके निमित्त वो एनवायरमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, हर बात में सात्विकता लाने के लिए वो अलग अलग प्रकार के स्टॉल रख के मेला करते थे। तो सैन फ्रांसिस्को से भाई बहने ट्रक में सामान लेके आते थे, मेला में पार्टिसिपेट करते थे। तो बहुत लोग थे जो सैक्रामेंटो से भी आते थे और उनको भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ सेंटर नहीं था तो उनकी पालना नहीं हो सकती थी। अब एक्चुअली कोई कांटेक्ट वाला भी नहीं था, कोई ब्राह्मण भी नहीं था, तो सेंटर भी कैसे खोले ना। तो पहले 1-2 बार चंद्रूबेन ने ट्राई किया था, 1-2 बहनों को भेजा था, लेकिन सभी को अकेलापन लगता था, तो 2-3 मास रह के सब वापस आ जाते थे। तो चंद्रूबेन ने कहा अंसा हम आपके लिए ट्राई करते हैं, अब देखो तुम क्या कर सकती हो, बाबा क्या कराता है, तुम दादी का आशीर्वाद लेके आई हो। तो क्या था कि एक मैक्सिकन भाई था, उसका एक 4प्लेक्स था, 4 अपार्टमेंट थे एक बिल्डिंग में, लेकिन टूटे फूटे थे। तो एक अपार्टमेंट अच्छा था जिसमें उसकी नीस रहती थी, लेकिन दूसरे 2 अपार्टमेंट एकदम टूटे हुए थे, और एक था वो बीच वाला था। तो चंद्रूबेन ने कहा देखो किराया भी नहीं करेंगे, ये इस अपार्टमेंट को तुम ठीक करो,
और तुम वहां रहो, देखो, ट्राई करो विदेश में कैसे कारोबार चलता है। तो मेरे को याद था कि जब दादी जानकी भी विदेश आए तो कैसी परिस्थिति में आए, और जो भी निर्मला दीदी और बड़ी बहनें अपने अनुभव सुनाते थे कि कैसे वो कहाँ भी गए तो कई बार मोटल में रहना पड़ा, होटल में रहना पड़ा, तो कई तकलीफें उठाई, लेकिन उन्होंने लक्ष्य रखा, हमें बाबा का नाम रोशन करना है, बाबा की बात की जो श्रेष्ठता है, महानता है, वो ज्योति जगानी है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी वो लोग रहे थे। तो और यज्ञ की शुरुआत में भी हम जानते हैं कि कैसे दादियों ने जमुना के किनारे जाकर बैठते थे, धर्मशाला में रहते थे। तो मेरे को हुआ, बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें धर्मशाला में तो नहीं बिठा रहा हूँ, केवल टूटे फूटे थोड़ा सा ऐसा ब्रोकन सिचुएशन वाला अपार्टमेंट है, तुम ठीक करना, बाबा मदद करेगा। तो फिर एक बहन आई और एक भाई आया, तो थोड़ा बहुत मदद करके गए। अब मुझे तो मालूम नहीं था कि कहाँ से जाकर के ब्रूम लाना है, मॉप लाना है, कौन से स्टोर में जाना है, क्योंकि मेरे को आए 2-3 मास भी नहीं हुआ था और मैं ज्यादा बाजार आदि में भी गई नहीं थी, यहाँ की कोई भी सिस्टम का कुछ भी पता नहीं था। और मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था, न कार चलाना आता था, न कंप्यूटर आता था, न कुछ भी नहीं आता था। तो फिर कैसे करना है? तो मैंने कहा चलो याद करते यज्ञ की शुरुआत में कैसे हुआ, दादी जानकी ने कैसे लंदन में किया, हमको भी बाबा कुछ न कुछ मदद कराएगा। तो ऐसा करके फिर मैं आई। तो पहले तो 1-2 मास ऐसे हुआ कि अपार्टमेंट साफ करने में ही टाइम गया, और कोई भी स्टूडेंट तो था नहीं। एक भाई थे पुराने, जो विनोद भाई जी, जो यहाँ के निमित भाई हैं, जो साकार बाबा को भी मिले हुए हैं, वो अभी शांतिवन में रहते हैं अपने मकान में, कभी कभी यहाँ भी आते हैं। तो वो उनकी जॉब लेकिन बाहर के शहर में थी, तो वो कभी कभी वीकेंड में आते थे। लेकिन मुझे तो सारा दिन तो अकेले ही सब कुछ करना होता था। तो कभी कभी एक बूढ़ी माता थी, वो कभी कभी साथ में आ जाती थी सैन फ्रांसिस्को से, और कभी कभी वो वापस चली जाती थी, तो मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा कोई हर्जा नहीं, बाबा आपको मेरे द्वारा जो कराना कराओ। तो मैं नियम प्रमाण सुबह में अव्यक्त बाबा की टेप बजाती थी, मुरली सुनती थी, योग करती थी। मैंने छोटा सा बाबा का कमरा बना दिया था साफ करके, तो रोज नियम प्रमाण वहां सब काम करती थी। फिर सारा दिन क्या करूं, तो मुरली, और उसके बाद मैं एक एक दीवारें साफ करती थी, एक एक कमरा साफ करती थी। और फिर थोड़ा टाइम 1-आध घंटा करूंगी, फिर आधा घंटा वॉक लेने जाती थी, क्योंकि मुझे याद आता था कि दादी जानकी ने और बड़ी बहनें जो विदेश में गई, वो कहते थे कि हम वॉक लेते थे और आत्माओं का आह्वान करते थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी यही पार्ट है। तो फिर मैं आज ईस्ट में जाऊं, कल वेस्ट में जाऊं, परसों नॉर्थ में जाऊं, चौथे दिन साउथ में जाऊं, ऐसे में वॉक लेती थी 1 घंटा। और वहां पर कोई ऐसा स्टोर मिले या कुछ भी हो तो मैं थोड़ा स्टॉप बाय होके दृष्टि देती थी। तो वो लोग मुझे देखते थे सफेद साड़ी में, तो पूछते थे आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा हाँ। तो वो कहते दीपक चोपड़ा को जानते हैं? तो मेरे को इतना ज्यादा मालूम नहीं था उस जमाने में। तो कहते दीपक चोपड़ा इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया एंड ही इज शेयरिंग सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उनको दृष्टि दे के आगे चलती थी, ऐसे वॉक लेती थी, फिर आखिरी घर, थोड़ा टाइम आराम किया, कुछ चाय आदि पिया, फिर सफाई किया। तो ऐसा बहुत समय पर चला। तो फिर मुझे एक किसी ने डायरी दिया था कि जिसमें उस मेले में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कभी कभी आए होंगे, या किसी ने फोन नंबर दिए होंगे, तो उनके फोन नंबर थे, तो मैं उन लोगों को फोन करती थी। तो कभी कोई जवाब देता था, नहीं देता था, कोई का फोन चेंज हो गया था। तो मैंने कहा अब क्या करूं बाबा, मैं बैठी हूँ आपके घर में, बैठ बैठ करके खाना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं दादी को फोन करके पूछती हूँ। तो मैं बाबा के सामने बैठी, तो बाबा ने कहा किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे वाइब्रेशन आया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी फर्ज तो है कि दादी को बताना। तो मैंने लंदन फोन करने का ट्राई किया, तो दादी थी नहीं, दादी आउट ऑफ टाउन थे, आउट ऑफ कंट्री थे एक्चुअली, कहाँ कोई प्रोग्राम में गए थे। तो बोला दादी तो आपको 1 वीक के बाद मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो 1 वीक में योग करती हूँ, क्या करूँ ना। तो उसमें 2 बहुत अच्छी बातें हुई कि मैंने चंद्रूबेन को भी पूछा, तो चंद्रूबेन ने कहा अगर तुम थोड़ा दिन रह के देखो, नहीं पसंद आए तो सैन फ्रांसिस्को आ सकती हो। फिर मेरे को होता था दादी प्रकाश मणि ने तो मुझे कहा है मुझे नहीं जाना है कहीं भी। तो
तो दो बहुत अच्छी बातें हुई कि एक दिन रात को मैं लेटी हुई थी, तो एकदम मुझे विचार आया कि मुझे कोई इस शहर में जानता नहीं है, न लौकिक न अलौकिक, कोई भी नहीं, न कांटेक्ट वाला न ब्राह्मण, कोई भी नहीं जानता। मैंने कहा अगर मुझे कुछ हो जाए तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा 2 4 5 दिन तक, कि इवन चंद्रवेद भी शायद फोन करने का ट्राई करे और पता नहीं कैसे कांटेक्ट होवे नहीं होवे। तो मुझे एकदम संकल्प आया कि एक 30 सेकंड्स के लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कैसे जगह पर हूँ जहाँ कोई जान न पहचान, ऐसे बाबा आपने तो मुझे वन वगड़ाમાં સોનબાઈ એકલાને જેમ બેસાડી દીધા છે। तो एकदम मैं अभी लेटी हुई हूँ, 10 बजा है रात का, मुझे पक्का याद है। तो एकदम मुझे लगा कि वहां बाप दादा आ गए, मिश्री बाबा और ब्रह्मा बाबा, एकदम फरिश्ता रूप में, एकदम तेजस्वी रूप में, और मेरे सिर पर हाथ रखा। कहा बच्ची बाबा बैठा है ना बाबा के कमरे में, तुम अकेली थोड़ी हो, तुम तो बाबा के साथ हो। मैंने कहा हाँ बाबा बैठा है। तो मैं एकदम उठ गई 1 मिनट के लिए, और मैंने जाकर के बाबा की लाइट चालू कर दी, क्योंकि ज्यादातर हम बाबा की ट्रांस लाइट रात को बंद कर देते थे। तो मैंने कहा नहीं, बाबा अगर बैठा है तो मैं ट्रांसलाइट कैसे बंद कर सकती हूँ? जैसे घर में कोई व्यक्ति बैठा है तो अंधेरा थोड़ी करेंगे। तो मैंने ट्रांसलाइट शुरू कर दी, 5 मिनट योग किया, फिर मैं खटिया पर आई, फिर से जैसे बाबा वहां आए, बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा, बच्ची देखो बाबा बैठा है, तुम आराम से सो जाओ, बाबा तुम्हें 3:30 बजे उठा देगा। और मुझे इतनी एकदम मेरी आंख बंद हो गई, एकदम निश्चिंता की नींद आ गई, और एग्जैक्ट 3:30 बजे उठ गई। फिर मैं आके बाबा के पास बैठी। तो वो दिन और आज का दिन हमने कभी भी बाबा के कमरे की लाइट बंद नहीं किया है। 24 घंटा, 7 दिन, 365 दिन ये लाइट चालू रहती है। अगर बल्ब जरा भी आगे पीछे हो जाए, हम आधे घंटे में, 15 मिनट में उसको फिक्स कर देते हैं। और क्लासरूम में भी हम बाबा की लाइट कभी भी बंद नहीं करते। हम कहते बाबा साक्षात यहाँ बैठा है, बाबा ही इंचार्ज है, बाबा ही सारा कारोबार चला रहा है। तो इतना हमें बाबा की हर घड़ी हर पल इतनी प्रेजेंस का अनुभव होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या हुआ कि आ, हमने सोचा अब क्या करें, है ना। तो मैं सैन फ्रांसिस्को जाती थी कभी कभी वीकेंड में। तो मैंने कहा बहन क्या करे, आपके पास क्या आइडिया है सेक्रामेंटो के लिए ना। तो कहते ऐसा करो, थोड़ा फ्लायर बना के ले जाओ, ट्राई करो। से वॉक लेने जाती हूँ, कोई कोई लोग पूछते हैं मेडिटेशन में इंटरेस्ट लगता है, तो कहते ठीक है। और वहां पर डाउनटाउन में वो अपार्टमेंट था, तो लकीली उस समय पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि एक बैनर बना के, वहां पर बहुत अच्छी कांच की खिड़की थी, ग्लास की विंडो थी, तो कहा लगा के देखते हैं क्या होता है। तो हमने एक बहुत सुंदर छोटा सा बैनर बनाया कागज का, सिंपल सा, और वहां लगा दिया। तो कोई भी रास्ते में आता जाता हो तो उसकी नजर पड़ेगी कि हाँ यहाँ ब्रह्मा कुमारी मतलब राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है। और मैं कुछ फ्लायर बना के ले आई। फिर जब मैं वॉक लेने जाती थी तो सभी छोटे छोटे स्टोर्स में जो मुझे पहले अच्छी तरह से बात करते थे मेरे साथ, मैं कहती कैन आई पुट माई सम फ्लायर हियर। ऑफ कोर्स सिस्टर, यू आर वेलकम, जो भी आएंगे उनको हम फ्लायर दे देंगे। तो उस प्रकार से मैं फ्लायर रखती गई सब जगह पर। तो ये जैसे एकदम हमको यज्ञ की शुरुआत का समय भारत में और लंदन में जो बाबा की सेवा का हुआ, ऐसा अनुभव कुछ समय के लिए बाबा ने कराया। फिर क्या हुआ, 2 3 मास के बाद 4 5 लोग आए, विदेशी लोग। तो दोपहर का 12 1 बजा था। तो मैं तो ऐसे भी सारा दिन घर बाबा का कोई भी आ जाए तो वेलकम है ऐसा सोच के ही योगी लगाती रहती थी। तो उन्होंने ये बोर्ड देखा राजयोग मेडिटेशन का, तो उन्होंने हमारा दरवाजा नॉक किया। तब तक मैंने थोड़ा सा घर बसा लिया, मतलब ठीक कर लिया था। तो किसी से कुछ चीज, किसी से कोई चीज ऐसे लेकर के, तो कोई इंडियंस 1 2 आते थे कभी कभी, तो कोई ने कुछ दिया थोड़ा बहुत सैन फ्रांसिस्को से भी, क्योंकि पता नहीं था कि सेंटर चलेगा कि नहीं ना, और ब्रोकन अपार्टमेंट था तो कोई अच्छी चीजें तो नहीं थी। मैंने कहा अच्छा है, हमको तो बेगरी पार्ट का भी अनुभव हो गया। तो बहुत सुंदर फीलिंग बाबा ने दिलाई। तो फिर 4 5 विदेशी लड़के, मतलब बहनें और भाई थे, लेकिन यंग थे, वो आए, क्योंकि हमारा सेंटर मिड टाउन में था।
तो मिड टाउन में काफी यंग लोग भी होते थे, लेकिन ऐसे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के लिए इंटरेस्टेड भी होते थे। तो फिर मैंने कहा कि कितने आर यू टीचिंग हियर मेडिटेशन? मैंने कहा हाँ। अब वो लोग सारे वेस्टर्नर, वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न स्टाइल, तो मेरी आधी बात वो लोग समझते थे और मैं उनकी आधी बात ही समझती थी। फिर मैंने कहा बाबा मेरे को आधा समझ में आ रहा है, लेकिन आपको तो पूरा समझ में आ रहा है ना। तो तो उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट का जो पिक्चर हमने वहां रखा था वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको समझाया दिस इज सोल एंड वी ऑल आर सोल एंड वी ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट। तो ऐसे ऐसे थोड़ा उनको अच्छा लगने लगा। तो उसमें से 6 लोग थे, उसमें से 3 लोगों ने कहा हम कल क्लास करने आएंगे। मैंने कहा वेलकम। वो संडे का दिन था, तो वो लोग यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का जो परमहंस योगानंदा का आश्रम है उसमें वो लोग जाते थे। तो संडे उनकी सर्विस होती थी। तो संडे उनकी सर्विस होती थी। तो सर्विस के बाद वो लोग आए थे हमारे पास। तो 3 लोगों को काफी इंटरेस्ट था, कहते हम लोग जाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप में, वहां भी कृष्ण की बात बताते हैं, परमहंस योगानंदा की बात बताते हैं, तो हमको होता है कि हमको ज्यादा सीखना है। तो 3 लोग आए, उसमें से 3 लोगों में से 3 लोगों में उन्होंने दो 3 लोगों ने 4 दिन का कोर्स किया, 2 लोगों ने, और एक व्यक्ति ने कहा मैं तो आऊंगा ही। तो वो भाई आने लगा, उसने 7 दिन में 7 दिन का कोर्स किया। वो तो अभी यंग था, कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसको इंटरेस्ट बहुत लगा और वो एकदम बाबा के सामने देखेगा, बाबा की याद में उसकी आंखों में पानी आ जाएंगे और इतना उसको अनुभव होने लगेगा कि बात मत पूछो। तो फिर 7 दिन का कोर्स करके वो मुरली में भी आने लगा। तो मैं जितना समझा सकूं उतना इंग्लिश मुरली उनको समझाने लगी। तो इस रीति से थोड़ा थोड़ा, फिर दूसरे दिन एक दिन एक और भाई ने को क्लास किया, फोन किया कि मुझे आना है, मुझे मालूम पड़ा आपका मेडिटेशन सेंटर है। तो वो आने लगा, वो भी आया तो 1 घंटा बाबा के रूम में ही बैठ गया, क्योंकि मुझे यहाँ इतनी शांति मिली, इतना हीलिंग मिला जो आज तक कहीं नहीं मिला था। तो यहाँ जैसे कि बाबा का काम बाबा खुद ही कराता था, क्योंकि हमको तो किसी की पहचान नहीं थी, किसी को जानते नहीं थे। फिर क्या हुआ कि एक बहन ने फोन किया, तो कहती है कि तुम्हारा यहाँ मेडिटेशन सेंटर है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा? तो कहते मेरा एक फ्रेंड रहता है सैन फ्रांसिस्को में, उसकी फ्रेंड है वो आपके सैन फ्रांसिस्को सेंटर में जाती है, उसने कहा ये मेडिटेशन बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा अभी सैक्रामेंटो में भी है क्या, उनको पूछ के देखो। और कहते मैंने वहां से फोन नंबर लिया। तो फिर तो इस प्रकार से धीरे धीरे बाबा ही जैसे आत्माओं को भेजते थे, तो आत्माएं आती गई। लेकिन जब वो आते थे तो मैं इतना ही सिखा सकती थी जितना मुझे मालूम था, लेकिन वो धीरे 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 बाबा जैसे उनको टच करता था, तो आते गए। फिर कोई की पहचान से इंडियन एसोसिएशन की पहचान हुई, तो फिर हमने वहां जाकर दिवाली के प्रोग्राम के निमंत्रण दिया। तो इस रीति से जैसे बाबा ने डायरेक्ट ही अपना काम कराया। फिर किसी के द्वारा मालूम पड़ा कि सेंटर के नजदीक में एक बहुत अच्छा स्टोर है जिसको नेचुरल फूड स्टोर कहते हैं, कि जहां पर लोग हर चीज नेचुरल करना चाहते हैं और मेडिटेशन भी सीखना चाहते हैं। तो ऐसे वहां पर लोग आते हैं, तो कहते वहां जाकर के आप फ्लायर बांटो। तो हम वहां जाकर खड़े रहते थे दरवाजे के पास और फ्लायर बताते थे सबको कि भी आपको पसंद है, हम लोग यहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं। तो बहुत लोग वहां पर फ्लायर लेते थे और उसमें से कुछ लोग सेंटर पर भी आते थे। तो इस रीति से बाबा ने नेचुरल ही अपना सारा काम कराया, कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई कांटेक्ट करने वाला नहीं, डायरेक्ट बाबा। तो फिर किसी ने बताया, जो हमारे पास ये विदेशी लोग आते थे, कि यहाँ पर इंटरफेथ भी है। तो मैंने कहा चलो पूछती हूँ। तो फिर फोन डायरेक्टरी से फोन किया, तो उन्होंने कहा यू आर वेलकम, यू आर फ्रॉम इंडिया। तो जब मैं गई तो 8-9 विदेशी भाई थे, बड़े बड़े, सब 50+ वाले होंगे, और सारे ही मोस्टली क्रिश्चियन थे। और मैं अकेली बहन, एक और बहन भी थी लेकिन वो भी क्रिश्चियन थी, वाइट थी, सारे ही लोग वाइट थे। तो मैंने कहा अभी वो लोग जो बात करे उसमें से तो मुझे 10-15% भी कुछ समझ में ना आए। तो कहते सिस्टर हंसा कैन यू
लीड अस इनटू मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो मेरे को जैसे आता था ऐसे मैं तो बाबा की याद में कराया, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे को एक ही शब्द समझ में आया, ब्यूटीफुल। फिर आपस में उन लोगों ने जो बात किया समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा चलो बाबा मैं जाके बैठती हूँ, आत्माओं को लाइट माइट देती हूँ। तो फिर जब मैं पहली बार मधुबन गई तब मुझे लगा कि मैं कितना दूर हूँ बाबा के घर से, मधुबन से। क्योंकि मैं ज्यादातर सोचती थी कि मैं मतलब 10-15 घंटे की ड्राइव से या ट्रेन से पहुंच जाऊं मधुबन, उससे ज्यादा दूर मुझे मधुबन नहीं जाना, मधुबन से नहीं जाना है। लेकिन जब मैं पहली बार गई तब मुझे मालूम पड़ा कि कितना दूर मैं हूँ, क्योंकि मैं 1.25 साल के बाद मधुबन गई थी। क्योंकि मुझे था कि मैं मधुबन जाऊंगी तो हमारे सेंटर से ही, जहां पर मैं रहती हूँ वहां से ही टिकट का खर्चा निकलना चाहिए, और वहां से 1-2 जनों को मैं साथ में लेके जाऊंगी, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो उस समय पर मैं 2 लोगों को साथ में लेकर के फर्स्ट टाइम जब मधुबन गई तो गई थी। तो फिर मैंने कहा दादी यहाँ तो ऐसा ऐसा है। तो दादी ने कहा देखो सैक्रामेंटो है ना, वो कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर इतने सारे बिजनेसेस भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल यहाँ की अमेरिका की गवर्नमेंट की सिस्टम के प्रमाण कैपिटल को वो थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो दादी ने कहा देखो कैपिटल सिटी में एक ऑफिस होनी चाहिए, जो बड़े बड़े संस्थाएं होती, बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते, वो कम से कम एक ऑफिस भी वहां रखते हैं। तो और फिर मैंने दादी से पूछा दादी यहाँ तो इतने सारे चर्च हैं और बहुत क्रिश्चियन लोग हैं। तो बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि पहले भक्त आत्माओं को भी तो भगवान को अपना रिटर्न देना है, तो इसीलिए तुम कुछ भी नहीं सोचो, बाबा को जब जो कराना होगा कराएंगा, लेकिन तुम्हें वहां बैठना है। तो इस रीति से कुछ कुछ बाबा के बच्चे भी निकलते गए और सब सहयोगी भी बनते गए, लेकिन जैसे कि थोड़ा डिफरेंट रहता था और सेंटरों के हिसाब से ना, जैसे ट्रेडिशनल नहीं। फिर क्या हुआ, एक बड़ा विघ्न आ गया। क्या विघ्न आया कि हमने पहले इंडियन एसोसिएशन की मदद से दिवाली के प्रोग्राम में सबको निमंत्रण दिया, तो 40-50 लोग आ गए। छोटा सा अपार्टमेंट था, लेकिन नजदीक नजदीक बैठ करके भी सब नीचे बैठे प्यार से, और हमने थोड़ा ब्रह्मा भोजन खिलाया, दिवाली की बात किया, दीपक प्रज्वलित किया, तो काफी लोग खुश हो गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो कुछ कुछ लोग आने लगे, कांटेक्ट में भी आ गए। तो टेम्पल की ओर से, यहाँ पर एक अच्छा टेम्पल है लक्ष्मी नारायण का, मोस्टली फिजी वाले लोग और पंजाबी लोग उसको हैंडल करते हैं। तो उन लोगों ने एक कोई उत्तर प्रदेश से या कहाँ से कोई महात्मा को बुलाया था कथा करने के लिए। तो जो कथा करने की जो कमिटी थी ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों की, तो उन लोगों ने उसमें आधे लोग थे, उन्होंने कहा कि सिस्टर हंसा को भी बुलाते हैं, वो भी थोड़ा मेडिटेशन कराए, थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताए। जैसे हमने दिवाली का और क्रिसमस आदि का प्रोग्राम किया था तो बताया था सबको, तो सबको अच्छा लगा था। तो और सब सहयोग भी देने वाले बन गए थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनकी भावना जागृत हुई थी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है हम जाएंगे। लेकिन वो महात्मा को ऐसे हुआ, और कुछ 8-10 लोग थे, कमिटी थी 15-20 लोगों की, 15 लोगों की, उसमें 4-5 लोग थे वो कहते थे नहीं, हमारा जो महात्मा जी करते उनको ही करने दो, सिस्टर हंसा तो यहाँ लोकल है, हम कभी बुला लेंगे। तो मैंने कहा जो भी होगा बाबा, आपको जो कराना होगा हम कराएंगे। तो मैं डिटैच थी, और उसके 8-10 दिन बाद सिस्टर जयंती आने वाले थे। तो यहाँ पर दिवाली के टाइम में 2-3 जगह पर लेक्चर का निमंत्रण मिला था, वहां गई थी, डेविस में और दूसरी 2-3 जगह पर। तो उन लोगों ने कहा था सिस्टर जयंती आएंगे तो हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। तो एक अच्छा सा प्लानिंग कर रहे थे, इसके बीच में ये महात्मा जी आए थे। तो हम उनके 1-2 बार सेशन अटेंड करने गए, तो जैसे ही वो हमें हॉल में एंटर होता हुआ देखे, 200-300 लोग थे, बहुत छोटी इंडियन कम्युनिटी थी। तो जैसे हमें देखे ना, तो वो कहने लगे आजकल ऐसे लोग निकले हैं जो शिव को परमात्मा मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, ऐसे ऐसे ना। तो मुझे आइडिया आ जाता था कि ये थोड़ा इनडायरेक्टली ब्रह्मा कुमार इसके लिए बोलते हैं, लेकिन मैं शांति से उनको योगदान देती रहती थी। लेकिन मेरे साथ एक भाई थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे, उनको लगता था कि ऐसा क्यों कोई हमारे लिए बोल सकता है।
मैंने कहा भारत में तो हमने बहुत सुना है ऐसे साधु महात्माएं बहुत बोलते हैं, उन सभी महामंडलेश्वरों को हम मधुबन भी ले गए हैं तो उनकी बुद्धि को बाबा ने ठीक भी किया है, तो ये तो चलता रहता है। तो फिर क्या हुआ कि हमने उनको अपॉइंटमेंट मांगी, हमने कहा चलो हम उनको मिलेंगे तो कम से कम हमारा कम्युनिटी से तो अच्छा रिलेशन रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये तो चले जाएंगे 15-20 दिन में, लेकिन कम्युनिटी से तो हमारा रिलेशन रहे। तो हमने कहा क्या हम उनको मिलने के लिए आ सकते हैं? तो एक भाई, इंडियन भाई और एक विदेशी भाई उनको मिलने गए और थोड़ी टोली लेके गए और कृष्ण का पिक्चर लेके गए। तो वो महात्मा ने कुछ इस ढंग से बात किया कि भाई ये तो कृष्ण को तो आप देवता कहते हो, हम तो उसको परमात्मा मानते हैं। तो वो भाई लोग आपस में कुछ बातचीत हो गई, तो वो महात्मा जी नाराज हो गए। महात्मा जी नाराज हो गए तो जिनके घर रुके थे वो भी नाराज हो गए, और उसके कारण फिर सारी कम्युनिटी में ऐसा आवाज हो गया कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान तो बिल्कुल डिफरेंट है, हिंदुओं की तरह नहीं है। तो जैसे कि सारी कम्युनिटी में एकदम, जिसको कहे कि जो हमने 3-4 मास में अभी अभी तो हमने शुरू किया था, एक शुभ भावना थी, कुछ अच्छी इंप्रेशन थी, वो सारी डाउन हो गई। कोई ने कहा अभी दूसरे प्रोग्राम में हम ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाएंगे। मैंने कहा बाप रे ये क्या हो गया, तो अभी क्या करें? तो फिर मैं तो योग करती रही, लेकिन साथ में 6-8 विदेशी लोग आते थे। इसमें से एक बहन आती थी कि जो लंदन भी गई हुई थी कोई बड़े वीआईपी प्रोग्राम में, जिस समय पर हम लोग विजन का वीआईपी प्रोग्राम करते थे, तो उसमें भी वो गई हुई थी। तो उसने कहा सिस्टर हम आपको यहाँ हेल्प करेंगे। हम लोग सब मिलजुल करके, 2-3 प्रोफेशनल बहनें भी आती थी, तो हम सब मिल करके वैल्यूज का प्रोग्राम करेंगे। तो क्या हुआ कि वो इतने नाराज हो गए, तो जो 2-3 इंडियन कम्युनिटी के लीडर थे जिन्होंने कहा था हम सिस्टर जयंती का प्रोग्राम करेंगे, उनको भी उन्होंने मना कर दिया। कहते नहीं, अभी आप ब्रह्मा कुमारी इसको कोई सहयोग नहीं देना। तो वो लोग सब पीछे हट गए। अब जयंती बहन का तो प्रोग्राम रखा ही था, तो ड्रामा अनुसार मैंने कहा बाबा क्या करे? तो फिर विदेशी लोगों ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर करेंगे। और उस समय पर ड्रामा अनुसार वहां पर डेविस के मेयर थे, तो उनका भी कांटेक्ट हुआ था, हमने उनको इनवाइट करने का ट्राई किया था। तो वहां की इंडियन ने बोला बहन हम तो नहीं आएंगे क्योंकि इंडियन कम्युनिटी हमारे पर नाराज है, लेकिन इन लोगों को हमने इनवाइट किया है, उनको तुम बुला लो। तो फिर वो मेयर, उसका हस्बैंड, ये लोग सब आए, तो जयंती बहन अच्छी तरह से मिले और फिर सारा ऑलमोस्ट विदेशियों का ही प्रोग्राम हुआ। तो जयंती बहन ने कहा कोई हर्जा नहीं, तुम योग करते रहना, इंडियंस अपने टाइम पर आएंगे, लेकिन जो आत्माएं आ रही है उसका तो कल्याण करना है। तो इसीलिए फिर सेंटर को तो चालू रखा, लेकिन ये परीक्षा भी साथ में रही। तो कुछ समय तक इंडियन लोग बिल्कुल नहीं आए हमारे कोई भी प्रोग्राम में। हमको टेम्पल में भी जावे तो कोई जैसे हमारे सामने न देखे, इंडियन कोई भी प्रोग्राम में जावे, पर्टिकुलरली गुजराती लोग, तो वो हमारे को बात भी ना करे, है ना, थोड़ा सा रिजेक्शन बतावे। तो मैं तो उनको दृष्टि देती रही। लेकिन कुछ लोग थे जो साउथ इंडिया के थे और नॉर्थ इंडिया के थे, तो वो लोग जब दिवाली का प्रोग्राम या कुछ भी करे तो मुझे बुलाते थे कि सिस्टर आकर के आप प्रेयर कराओ, इन्वोकेशन करो, आप फर्स्ट शुरू करो। तो उस समय पर थोड़ा बहुत कांटेक्ट बना रहा हमारा, लेकिन वो लोग भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। और कोई भी ऐसा बीके भाई नहीं था या बीके युगल या बीके बहन या ऐसा कोई भी नहीं था कि जो इनको जाकर के कोई पॉजिटिव बात बताए या उनको देख करके उनको कंपनी मिले और आने का मन करे। फिर भी कभी कभी कोई कोई लोग आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ सीनियर सिटीजन का ग्रुप चलता है एक, तो वो एक हमारी गुजराती बहन चलाती है। तो उसने हमें एक प्रोग्राम में सुना, कोई कहाँ पर मैं कोई प्रोग्राम कर रही होगी, तो उसने कहा सिस्टर हंसा तो बहुत अच्छी बातें बताती है। तो उसने मुझे फोन किया, कहते कि मैं सीनियर्स का ग्रुप करती हूँ वंस इन अ मंथ, उसमें 50-60 लोग आते हैं, तो क्या आप आएंगी, थोड़ा मेडिटेशन की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात बताएगी? तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को तो पहले गाड़ी चलाना नहीं आता था, फिर मैं धीरे धीरे सीख रही थी कोई की मदद से। तो फिर मैं जाती थी तो मुझे पौना घंटा घंटे का ड्राइव करना पड़ता था, तो मैं बाबा की याद में जाती थी। लेकिन वहां पर 50-60 सीनियर्स आते थे, उनके सारे ही बच्चे प्रोफेशनल लोग थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि अभी भी हैं। तो वो लोग घर जाके बताते थे सिस्टर हंसा ने तो ये बताया, हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों का माइंड धीरे धीरे चेंज होने लगा
और ये जो बहन मुझे इनवाइट करती थी वो भी काफी रेप्यूटेड व्यक्ति थी कम्युनिटी में, तो उसके कारण भी सारी कम्युनिटी की हमारे लिए इमेज चेंज होने लगी, तो इसका हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो धीरे धीरे करके फिर दादी जानकी के प्रोग्राम में और सब जगह पर लोग आने लगे। फिर एक बार क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई, तो मैं आई थी यहाँ जून मास में, बस मम्मा के दिन के 2-4 दिन पहले आई थी। तो नवंबर मास में यहाँ पर थैंक्स गिविंग का एक प्रोग्राम बना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस का करते हैं, दिवाली का, और दिवाली और क्रिसमस के बीच में नवंबर मास में नवंबर के चौथे थर्सडे को ये लोग थैंक्स गिविंग मनाते हैं, क्योंकि जब यूरोप के लोगों को वहां से निकाला गया था तो वो लोग यहाँ आए थे अमेरिका की साइड में, और उन्हों को यहाँ के लोगों ने जिसको कहे कि जमीन दिया, खाना दिया, ये सब किया, तो एक जिसको कहे कि एक आभार प्रदर्शित करते हैं, तो उस रीति से वो थैंक्सगिविंग मनाते हैं। तो वास्तव में तो थैंक्सगिविंग का मतलब था कि वेजिटेबल्स और मकाई और ये सब चीजें, मतलब उनको ऑफर करने का, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे हर चीज में तमो प्रधानता आती है ना, तो यहाँ पर टर्की का वो है कि टर्की को बेक करके खाते हैं। तो जो पक्षी होता है, मुर्गी जैसे बोलते हैं ना, मुर्गा या मुर्गी, तो क्या हुआ कि मैं किसी के घर गई हुई थी, तो मुझे मालूम नहीं था। तो पहले साल तो हम कोई भी त्योहार होता था तो सैन फ्रांसिस्को जाके मनाते थे, तो हमने तो जैसे फैमिली की तरह अच्छी तरह मनाया। हम तो बहुत खुश हो गए कि भी चलो सबको थैंक यू करते हैं जिसने भी हमें कोई बात में मदद की, जिसके कारण हमने कुछ सीखा, और फिर क्रिसमस मनाया। लेकिन दूसरे साल क्या हुआ कि मैं किसी के घर गई हुई थी, कोई कांटेक्ट वालों को कुछ ज्ञान सुनाने, तो वहां टीवी में बताया गया कि इतनी मिलियंस ऑफ मुर्गी बनाई जाएगी, उनको हाइब्रिड करते हैं, तो और उनको फिर उस दिन पर काटी जाएगी और उनको बेक की जाएगी, ओवन में रखी जाएगी, और उस प्रमाण से थैंक्सगिविंग मनाएंगे। तो मैं तो एकदम शॉक लग गया। मैंने कहा ये क्या है, थैंक्सगिविंग में तो मुझे तो मालूम था केवल आभार प्रदर्शित करना है, तो ये क्या हो रहा है। फिर मैंने पूछा विदेशी लोगों से, कहते सिस्टर यहाँ पर तो हर साल ऐसे ही होता है, मिलियंस ऑफ मुर्गियों को इस प्रकार से बेक करके खाते हैं। मैंने कहा ये तो देश है कि क्या है, इतने निर्दोष पक्षियों को मारना। मेरे को तो हुआ गौतम बुद्ध ने एक हंस को तीर लगा था तो भी कितना मतलब नॉन वायलेंस की, अहिंसा की बातें की थी। मैंने कहा हम तो भारत के उस देश के व्यक्ति है कि जहां पर अहिंसा परमो धर्म है। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मेरे को तो 2-3 दिन नींद नहीं आई। मैंने कहा बाबा आपने तो मुझे ऐसे देश में भेजा है जहां इतने सारे पक्षियों को एक ही दिन में मारते हैं। मैंने कहा ये कौन सा देश है, कैसे लोग हैं, कैसा उनका दिल है, कोई दया करुणा कुछ है उनके दिल में। तो मेरे को तो एकदम शॉक लग गया। मैं तो योग करने लगी। मैंने कहा बाबा मेरे को ऐसे लोगों के बीच में आपने भेजा। तो फिर मुझे तीसरे दिन अमृत वेला बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें भेजा इसीलिए ही तो है ना कि तुम सबको वेजिटेरियन खाना खिलाना सिखाओ, तुम सबको अहिंसा का महत्व बताओ, तुम सबको दया और करुणा का संदेश दो। कहते सभी को केवल डायरेक्ट थोड़ी आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना है, लेकिन गुणों का भी ज्ञान देना है, वैल्यूज का भी ज्ञान देना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पास जो भी लोग आते थे उनको तो हम वेजिटेरियन बातें सिखाते, तो कहते बहन हमको आता नहीं है खाना बनाना ना। तो मैंने कहा चलो हम अभी वेजिटेरियन कुकिंग के क्लासेस करते हैं। तो फर्स्ट टाइम विदेश में ड्रामा अनुसार हमने वेजिटेरियन, फिर अपने दीदी से बात किया तो कहा हाँ जरूर करो। तो हमने वेजिटेरियन कुकिंग के क्लासेस शुरू किए। तो हमने सारी रेसिपीज बनाई 1-2 जनों की मदद लेकर के कि भाई आपको स्टर फ्राई, जैसे सूखी आलू की सब्जी कैसे बनानी है, सूखी बैगन की सब्जी कैसे बनानी है, कैबेज को कैसे बनाना, कॉलीफ्लावर को कैसे बनाना, जो भी कद्दू को कैसे, मतलब सब प्रकार की सब्जियों को तो हमने उनको एक रेसिपी बना के दिया। हमने कहा ये एक ही रेसिपी आप यूज करो लेकिन ये वैरायटी सब्जी आप बना सकते हो। फिर हमने दाल कैसे बनानी, सूप कैसे बनाना, उसकी रेसिपी बना के दिया। और फिर हम उनके लिए सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर से सारे थोड़ा थोड़ा इंडियन मसाला भी ले आते थे, उनको छोटे छोटे सुंदर कंटेनर्स में देते थे। तो हमने
के साथ साथ वेजिटेरियन कुकिंग के क्लासेस भी शुरू किए, और फिर उसके कारण चर्च में भी कई लोगों ने हमको बहुत जगह पर इनवाइट किया। तो हमने काफी लोगों को कितनी संस्थाओं में जाकर के वेजिटेरियनिज्म की बातें बताई, और उसका माइंड पर क्या इफेक्ट, फिर साइंटिफिक बातें भी कि माइंड पर क्या इफेक्ट, बॉडी पर क्या इफेक्ट, रिलीजन का क्या मतलब है, शांति का क्या मतलब है। और धीरे धीरे हम कहने लगे कि अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपको वेजिटेरियन बनना ही होगा, कि जो व्यक्ति किसी को मारता है उसको दुआ नहीं मिलती है। तो आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितनी भी प्रेयर कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, लेकिन मन की शांति आपको इतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो इससे भी एक बहुत अच्छा नवीन सेवा का भी हुआ। फिर बाद में तो लंदन से और ऑस्ट्रेलिया से कई जगह से उन्होंने ऑफिशियली रेसिपी बुक भी बनाई, लेकिन हम यहाँ पर काफी सालों तक सबको फिर हलवा कैसे बनाना, खीर कैसे बनाना, सब थोड़ा थोड़ा सिखाते गए, तो बाबा के बच्चों को भी जल्दी जल्दी वेजिटेरियन बना सके। तो इसके कारण भी बहुत अच्छी एक नवी प्रकार की भी सेवा हो गई। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा हाउ आर यू, तो कहते नॉट बैड। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय नॉट एंड बैड, टू नेगेटिव वर्ड्स। तो कहते हैं कि आई एम गुड। सो व्हाई डोंट यू जस्ट से आई एम गुड, दैट्स व्हाट अवर कल्चर इज सिस्टर एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो फिर मैंने उस दिन योग किया, मैंने कहा क्या है कि तो नेगेटिविटी के कारण इन लोगों के मन में इतना स्ट्रेस आता है क्योंकि उसकी ब्रेन पर इफेक्ट होती है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी कहाँ भी जाए हम पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास शुरू किया, और उस समय पर लंदन से भी पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास कराना शुरू कराया था। तो हमने उनसे मटेरियल लिया, तो मैं अलग अलग जगह पर, सीनियर सेंटर था, कोई भी जगह पर ऐसा जहां पर पॉसिबिलिटी हो क्लास कराना, तो मैं खुद ही जाती थी, और मेरे साथ एक दो नए भाई बहन थे, वो भी कभी कभी चले जाते थे। लेकिन मैंने कहा अभी खुद ही जाना है, खुद ही खोदना है, खुद ही बीज डालना है, खुद ही पौधा करना है। तो एक बार मधुबन भी जाके आई थी, तो दादी ने कहा तुम ठीक कर रही हो, ऐसा ही करती रहो और वैरायटी रीति से करो, डायरेक्ट ज्ञान धीरे धीरे दो जब आत्माएं रेडी हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहां पर सीनियर सेंटर में जाकर के फ्लायर रखती थी और उनको पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस कराने लगी। तो एक दिन मुझे किसी ने फोन किया कि सिस्टर हंसा है, मैंने कहा हाँ। तो कहते मुझे आपसे मिलना है, मैंने कहा आओ। तो वो बहन थी जो यहाँ पर बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, डेविस मेडिकल सेंटर एंड रिसर्च सेंटर, तो वो वहां पर सीनियर्स का प्रोग्राम करती थी, कैलिफोर्निया फॉर हेल्दी एजिंग, जिसमें 3000 लोग आने वाले थे पूरे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से। तो उसने कहा मैंने तुम्हारा फ्लायर देखा, यहाँ सीनियर सेंटर में पड़ा था, तो तुम पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास कराती हो, तो तुम हमारे पास आएगी, क्लास कराएगी। वहां 3000 लोग आने वाले, बहुत बड़े कम्युनिटी सेंटर में, बहुत एलिगेंट जगह पर, वीआईपी जगह पर होने वाला था प्रोग्राम। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को तो जहां भी चांस मिले तो क्लास कराना ही है ना मुझे तो फिर उसने कहा ठीक है, फलाने दिन पर है तो तुम भी आना, और वहां हम स्क्रीनिंग एरिया में तुम्हें फ्री बूथ देंगे ताकि तुम वहां अपनी बुक्स रख सकते हो। उस जमाने में टेप और सीडी चलती थी, तो कहता कि और आप फ्लायर बांट सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो किया कांटेक्ट वालों को, और उसकी गाड़ी में सामान लेकर के गई। अब 55 मिनट्स मुझे इंग्लिश में बोलने का था, और वो भी प्रोफेशनल लोगों के सामने। तो मैंने कहा मैं क्या सुनाऊंगी ना। तो फिर मैं सारी रात 2 दिन के लिए बैठ करके, रात को और दिन को भी, सिस्टर डिनीस, ब्रदर चार्ली, ब्रदर कैन, ये सब जो महारथी है हमारे विदेश के, उनकी सबकी टैप सुनती रही, क्योंकि मैं मधुबन से उन सब के लेक्चर्स की टेप्स लेकर के आई थी। तो वो सब सुनती रही मैं। तो फिर मैंने सारा प्रेजेंटेशन रेडी किया। तो 60-80 लोगों ने वो प्रेजेंटेशन के लिए आए थे, सारे ही वाइट लोग, प्रोफेशनल लोग। तो फिर उन्होंने को तो बहुत अच्छा लग गया कि सिस्टर डू यू हैव द रिकॉर्डिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग। मेरे को मन में हुआ बाबा ने बुलाया है, कहाँ से रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन फिर भी, तो फिर वो कहते कि मैंने कहा हमारा बूथ है, आप आओ। तो एक दिन में $500 का लिटरेचर बिक्री हो गया। सभी ने सब कुछ खरीद लिया और डोनेशन भी दे दिया, और सभी से हम लोग मेलिंग लिस्ट लिखाते थे। तो उन्होंने मेलिंग लिस्ट में भी अपना नाम और फोन नंबर डाल दिया। तो कैसे बाबा ही हर काम कराता था, हर बात 1 by 1 ओपन होती गई। इतना हमें आश्चर्य होता था, अनबिलीवेबल वे।
तो उसमें एक माता जिसने अटेंड किया था, तो उसके बाद सितंबर 11 का प्रॉब्लम हुआ, जब ये सारा ट्विन टावर गिरा, तो उसने मुझे फोन किया कि सिस्टर हंसा, जब ये इंटरफेथ का प्रेयर हुआ तो आप नहीं आए थे। मैंने कहा भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि फिर मैं ज्यादा इंटरफेथ में जा नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आओ। तो कहते कि मैं है ना विमेन्स का एक प्रोग्राम करती हूँ हमारे चर्च में। मैं 2 चर्च से कनेक्टेड हूँ, दोनों जगह पर विमेन्स का प्रोग्राम करती हूँ। तो मैं तुम्हें स्पीच देने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम्हें 2.5 घंटा का सेशन कराना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे तैयार करना पड़ेगा। बोला मेडिटेशन एंड हीलिंग पर कराना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने कहा लेकिन हम आपका इंटरव्यू लेंगे। हम कोई भी स्पीकर को बुलाते हैं तो हमारी 6 जनों की कमेटी है, तो वो इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे का इंटरव्यू लिया कि आप विमेन के लिए क्या मानते हैं। तो मैंने कहा विमेन आर द गॉडेसेस, दे आर द शिव शक्तिस, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिटी, दे आर द पिलर्स ऑफ द फैमिली। ऐसे करके जो भी मुझे बाबा ने बुलाया मैंने तो बोल दिया। तो जब मैंने कहा कि इन इंडिया वी आर वर्शिपिंग वीमेन एज अ गॉडेस, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रगल करते हैं मैन एंड वीमेन के राइट्स के बारे में, और वहां पर आप लोगों का इतना सुंदर जिसको कहे कि मान्यता है कि वीमेन्स आर लाइक मदर्स। हम कहते हमने देखा, हम नदियों को भी माता कहते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि सिस्टर आपको जरूर आकर के नेक्स्ट मंथ प्रेजेंटेशन करना है, और इस मंथ जो भी करेंगे उसको आप आकर के देखना, ताकि आपको आइडिया आएगा कि कैसे होता है। तो उस मंथ में उन्होंने कोई मुस्लिम लेडी को बुलाया था, तो मैं गई लिए। तो फिर मेरे को आइडिया आ गया। फिर मैंने बाबा को याद करके सारा प्रेजेंटेशन रेडी किया 2.5 घंटे का। उसमें मैंने फॉरगिवनेस, हीलिंग के लिए, फिर कार्मिक कर्म फिलॉसफी, और ये सारी बातों को करके आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, ऐसे 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन कराया। तो उसके बाद कितनी माताएं, लगभग 60 माताएं थी, वो भी सारी वाइट माताएं थी, और उसमें वो चर्च की मिनिस्टर भी थी। तो वो लोगों को आंखों में इतने आंसू आ गए। तो हमने फिर उनको कहा कि हीलिंग के लिए क्लैपिंग भी करना है, लाफिंग भी करना है, और फॉरगिवनेस भी करना है, और आत्मा समझकर परमात्मा को याद, क्योंकि 2.5 घंटे का पूरा सेशन था। तो कर्म फिलॉसफी काफी बातें बताई। तो उनको इतना मतलब आंखों में आंसू आ गए कि इतनी अच्छी बातें आज तक इतनी सरलता से हमको किसी ने नहीं बताई है। तो वो लोग बहुत खुश हो गए। तो वो मिनिस्टर कहती थी मुझे सिस्टर हंसा से मिलना है। तो वो फिर आई हमको मिलने के लिए। तो वो और उसके हस्बैंड ने, दोनों ने मिलके चर्च खोला हुआ था, और वो चर्च के आगे पीछे में हमेशा ही योगदान देती थी, वॉक करने जाती थी, सेंटर के नजदीक में ही था वो चर्च। तो कैसे बाबा एक एक चीज को खोलता जाता था, है ना। तो फिर वो आने लगी। उसके हस्बैंड को तो मैं फिर भी इतना नहीं जानती थी। तो उसने कहा कि एक बार तुम्हें मैं हमारे पूरे बड़े चर्च की जो संडे की सर्विस होती है, जिसमें 500 लोग आते हैं, उसमें मैं तुम्हें एक बार बुलाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, आपको क्या कराना है। तो इस प्रकार से तो फिर वो सेंटर पर आने लगी कभी कभी। फिर मैं उसको मेडिटेशन कराती थी, उसको बहुत अच्छा लगा। और फिर जो बहन जिसने मुझे विमेन्स प्रोग्राम में इनवाइट किया था, वो दूसरे चर्च में जाती थी। तो उस चर्च में उसने मार्च मास में जो वीमेन डे मनाते हैं, तो तब उसने स्पेशल सेलिब्रेशन किया था कि जो माताएं हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उनको हम सम्मान करेंगे, ऑनर करेंगे। तो उसमें 10 माताएं जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जिसने शरीर छोड़ दिया है, और 10 माताएं जो जीवित है लेकिन जिनका बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। तो हमने फिर उसको दादी प्रकाश मणि की सारी प्रोफाइल दिया। मैंने कहा हमारी दादी प्रकाश मणि, उनको पीस अवार्ड मिला हुआ है कि जब हमने यूनाइटेड नेशंस का पीस ईयर था, तब हमने पीस मैसेंजर का उनको अवार्ड मिला हुआ है। तो सारी बातें मैंने उसको बताई। तो उसने कहा आप जरूर आना, और मैं दादी जी का परिचय सबको वहां पर, जो 10 माताओं का परिचय दूंगी, उसमें दादी जी को भी रखूंगी। तो उस चर्च में लगभग 350 लोग थे। तो मैं गई वहां पर, उसने मुझे चर्च के बीच में खड़ा किया, दादी जी का परिचय दिया, और मेडिटेशन का भी उसने इंट्रोडक्शन कराया। तो इस रीति से कोई जान पहचान के बिना ऐसे ऐसे सेवाएं होती रही। फिर ये जो चर्च की मिनिस्टर थी, तो यहाँ पर एक इंटरफेथ वाले
एक टीवी शो करते थे क्लर्जी का, मतलब कि स्पिरिचुअल लीडर्स का। तो उसने कहा सिस्टर हंसा को भी बुलाओ। तो पहली बार मुझे बुलाया, तो मैंने कहा मैं जाकर के टीवी में क्या बोलूंगी, मुझे समझ में भी नहीं आएगा, हमें तो बाबा का नाम रोशन करना है। तो मैंने चंद्रूबेन को कहा, और ड्रामानुसार उन दिनों में मैं मधुबन होने वाली थी जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो फिर हमने एलिजाबेथ को भेजा। जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया, क्योंकि सिस्टर हंसा हमें आपसे भी सुनना है। तो फिर मैं वहां गई, तो मैंने बताया कि देखो हमारे में मानते हैं कि जैसे दूध में शक्कर को मिला देवे ना, ऐसे सभी को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे करके मैंने कुछ कहानी बताई और कहा कि परमात्मा का यही मैसेज हम सभी रिलीजियस लीडर, स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए है। तो फिर दूसरे चर्च वाले वहां आए थे, उन्होंने कहा आप हमारे चर्च में आके भी टॉक दो। ऐसे ऐसे करके सब चर्च में जाने का हुआ, और फिर वहां से बाबा के कोई ना कोई बच्चे आने लगे। तो इस कारण से फिर हम क्रिसमस आदि करते थे तो सभी ये पहचान वाले लोगों को बुलाते थे। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने मकान चेंज किया था, तो दादी गुलजार आने वाले थे। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था टेलीविजन का, तो उस व्यक्ति जिसने इंटरव्यू लिया था हमारे 4 स्पिरिचुअल लीडर का, उनको मैंने बोला कि आप आके दादी गुलजार का इंटरव्यू लो। तो उसने कहा लेकिन उन दिनों में मैं यहाँ हूं नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको कोई मालूम है किसको आप सजेस्ट करते हो? तो कहा तो आप माइकल मॉरन को बुलाओ, जिसके चर्च में मैं वीमेन प्रोग्राम के लिए गई थी, उसकी वाइफ हमारे पास आती थी। तो मैंने उसको फोन किया, उसको ईस्टर्न फिलोसॉफी बहुत पसंद थी, जो मैंने आपको कहा कि वो यूनिटी चर्च वाला वो भाई था। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप आओ दादी का प्रोग्राम करने। तो मैं पहले उसको मिलने गई, गुरुवार का दिन था, तो मैं बाबा की याद में अकेली वहां मिलने गई। फिर उसने कहा सिस्टर कम एंड सिट हियर। फिर उसने अपनी 2 सेक्रेटरी को बुलाया, आई एम वेरी बिजी बट आई गेव यू अपॉइंटमेंट, सो व्हाट यू वांट मी टू डू। मैंने कहा वुड यू माइंड प्लीज, कैन वी हैव अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। तो वो तो पहले ये सब हो गया कि आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंस। ऐसे वी टॉक एनीथिंग, वी डू लिटिल प्रेयर, लिटिल मेडिटेशन एंड देन वी डू इट। सो श्योर श्योर। तो बैठा एकदम। मैंने बाबा को याद किया, क्योंकि गुरुवार का दिन था, भोग आदि लगा था, क्लास करके मैं गई थी। तो मैंने उसको भी लाइट माइट दिया, तो उसको इतना सुंदर अनुभव हुआ। तो उसने कहा हाँ आप जो करना चाहो हम करेंगे, हमारा पूरा चर्च तन मन धन से सहयोग देगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अगर कोई इंडिया का ग्रेट योगी आता है, ये तो मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं वो प्रोग्राम स्पॉन्सर करूं। तो मैं गुरुवार को मिली थी, तो संडे को उसने वहां उसके चर्च में बोल दिया। उसके चर्च में 500-600 लोग आते थे, काफी सारे वेल सेटल लोग, मतलब उसका चर्च बहुत अच्छा चलता था। टोटल 800 लोगों का वो चर्च था, लेकिन हर संडे 500-600 तो आ ही जाते थे। तो उसने कहा कि दिस थर्सडे आई हैड एक्सपीरियंस दैट वन हिंदू नन केम टू मी एंड सेड कैन वी हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, यू नो। तो इतना अच्छा, उसको इतनी खुशी हुई। सारे चर्च वाले तो एकदम कहते हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, दादी गुलजार इज कमिंग, शी इज अ ग्रेट योगी, ऐसा ऐसा करके। तो फिर उसने कहा सारा प्रोग्राम हम स्पॉन्सर करेंगे। तो फिर दादी गुलजार का प्रोग्राम हुआ, तो बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद दादी ने उसको मधुबन इनवाइट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो प्रोग्राम हुआ था जून में। तो फिर अगस्त में रक्षाबंधन था। तो हमने कहा कि आपको मैं राखी बांधू, उसको मैंने फोन किया। तो उसने कहा राखी क्या चीज होती है। तो उसको मैंने समझाया कि रक्षाबंधन इज अ ब्रेसलेट ऑफ प्रोटेक्शन, ब्रेसलेट ऑफ पीस एंड लव। तो कहती तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को अकेले को क्यों बांधू, मेरे पूरे कांग्रेगेशन को बांध। मैंने कहा 400 लोगों को, 500 लोगों को? कहते हाँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी नई बात है। तो हमको 500, तो कहते और तुम्हें आकर के मेडिटेशन कराना हमारे संडे सर्विस में। ज्यादातर वो संडे सर्विस में किसी को जल्दी चांस नहीं देते, लेकिन इसको दादी गुलजार से इतना अच्छा अनुभव हुआ था। उसने दादी गुलजार की बाजू में बैठा था, और दूसरी ओर सिस्टर मोहिनी न्यूयॉर्क वाले, तो वो ट्रांसलेट कर रहे थे। और उस समय पर 400 लोग आए थे। तो दादी भी बहुत खुश हो गए थे कि 400 व्हाइट लोग, विदेशी लोग, चर्च के लोग, और इतनी स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि उसने फिर ब्रह्मा कुमारी इसका स्टडी किया। तो वो दादी को ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा था जो हमारे ज्ञान के हिसाब का था। तो दादी को बहुत अच्छा लगा था। तो फिर उसने कहा मेरे पूरे कांग्रेगेशन को ब्रेसलेट ऑफ पीस दो। तो उस चर्च में फिर मैं गई, उनकी 2 सर्विस थी, तो सुबह और 9 बजे और 11 बजे।
तो मैंने मेडिटेशन कराया, सबको राखी का महत्व बताया। फिर हमने 1 वीक के अंदर ही राखी के सारे पैम्फलेट तैयार किए, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ, उसका मीनिंग क्या होता है, ब्लेसिंग कार्ड तैयार किया, 500 टोली के पीस तैयार किए, 500 राखियां, तिलक, सब कुछ अच्छी तरह से। तो उस चर्च में हमने 10 साल तक राखी बांधी, और उस चर्च को देख करके दूसरे 5 चर्च में हमने राखी बांधी। और फिर जो मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताया था कि उस चर्च के उस मिनिस्टर को, माइकल मॉरन और फेथ मॉरन को, यूनिटी विलेज की ओर से, उनके हेडक्वार्टर की ओर से बहुत बड़ा अवार्ड मिला था कि उन लोगों का जो काम है वो बहुत स्पेशल काम है। तो उस अवार्ड में उन्होंने कहा था कि जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हो उसको ले आओ। तो उन्होंने कहा सिस्टर हंसा आप वहां चलो, वहां 400 चर्च के 400 मिनिस्टर आए हुए थे, कहा सभी को राखी बांधना है और सभी को ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय देना है। तो मैं यहाँ से गई यूनिटी विलेज, और कला बहन को भी बुलाया, क्योंकि मैंने कहा मैं अकेली जाऊं इससे अच्छा है कोई सीनियर बहन भी साथ में हो। तो मोहिनी दीदी ने कहा कि कला बहन आएगी, तो हम दोनों को वहां पर सबके बीच में परिचय कराया गया। हम लोग यहाँ से कुछ भाई बहने साथ में गए, तो 400 चर्च में मैसेज पहुंचा, 400 मिनिस्टर्स को। और फिर यहाँ पर जितनी भी बार हर साल हम राखी करते थे, उस समय पर कोई न कोई मधुबन से वीआईपी आए हुए होते थे। एक बार रमेश भाई और उषा बहन आए हुए थे, तो उस टाइम पर रमेश भाई ने एक चर्च में लेक्चर दिया, एक चर्च में उषा बहन ने दिया, और उषा बहन रमेश भाई तो देखते रह गए कि सर्विस के बाद 400 लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। हालांकि हम लोग ग्रुप्स बना देते थे ताकि लोगों को ज्यादा लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े, और 3-4 जन तिलक लगाएंगे, 3-4 जन राखी बांधेंगे, 3-4 जन टोली देंगे, 3-4 जन ब्लेसिंग कार्ड देंगे, इस प्रकार से। लेकिन लोग इतना प्यार से, शांति से खड़े हो जाते थे लाइन में, वो तो एकदम देख करके खुश हो गए कि हंसा तो कमाल है, इस प्रकार की चर्च की सेवाएं तो कहाँ भी नहीं हुई है। तो इस रीति से काफी अच्छी तरह से फिर माइकल मॉरन लंदन भी गए, पीस विलेज भी गए, मधुबन भी गए, सब जगह पर, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि हम लोग भारत में राखी बांधते हैं तो हम सभी प्रकार के, जैसे पुलिस लाइन में जाते हैं, एसटी डेपो में जाते हैं, बहुत जगह पर मतलब सबको बांधते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास भी बांध दो। तो इस रीति से फिर जितनी बार, सैक्रामेंटो ऐसे तो छोटा है, लेकिन चर्च की सेवाओं के कारण और ये विदेशी लोगों की सेवाओं के कारण 5-6-7 बार दादी जानकी भी आके गए, 2-3 बार दादी गुलजार भी आके गए। और इस रीति से कुछ भी नहीं था, और कुछ भी हो सके ऐसी संभावना भी नहीं थी, और कोई भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज तक भी बाबा का काम चलता है। बाबा के बच्चे बने, सभी बच्चे मधुबन भी बहुत सारे हर साल गए हैं, और इस रीति से कई 2-3 जगह पर पाठशाला भी चलती है, और सभी का सहयोग भी इतना अच्छा है कि बाबा का अपना मकान और सब कुछ, वो तो स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस रीति से जिसको कहे कि बहुत सुंदर बाबा ने अनुभव कराए हैं। और कई प्रकार की परीक्षाएं भी आई, जैसे 1-2 बार मुझे हेल्थ सिचुएशन आई, जैसे मेरे को किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो पहले मालूम नहीं था, फिर अच्छे से अच्छा लकीली स्पेशलिस्ट मिल गया, और उसने इतना अच्छी तरह से काम किया। और मुझे हॉस्पिटल वालों ने भी स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जैसे वीआईपी कमरा दिया, और सब प्रकार से इतनी मदद किया। तो कहाँ भी हमने गए हैं, पांव रखा है, कोई भी कारोबार के लिए, छोटे से काम के लिए, स्टोर में हम मुरली प्रिंट कराने जाते थे उस जमाने में, तो स्टोर वाले कहते थे हम कम्युनिटी सर्विस में आपकी मुरली फ्री प्रिंट करेंगे। तो इतना मेरे को होता था कि मैं कहाँ भी जाके पाँव रखा है, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, वो लोग सामने से ही हमारा व्हाइट ड्रेस देख करके और हम बाबा की दृष्टि देते थे, कभी कोई ने सहयोग दिया तो टोली देते थे। उस प्रकार से बाबा का काम होता रहा कि जैसे हमको कभी कल्पना भी नहीं आई। और ऐसी ऐसी आत्माएं आ गई, बाबा का घर संभालने में, सब कारोबार करने में भी इतनी सहयोगी बन गई। तो आज तक भी भगवान ने अपनी छत्र छाया में रखा है, और सदा रखे, यही संकल्प है। बाकी जैसे मैंने आप सबको बताया कि बीच बीच में हम वैरायटी प्रकार की सेवाएं भी करते हैं, जैसे बुक लिखना, वो हमने शास्त्रों की बुक का भी एडिटिंग आदि किया, कुछ सीडीज भी बनाई, ये सब छोटा छोटा साइड में हमको थोड़ा शौक है, तो वो भी सारा कारोबार चलता रहता है। तो इस रीति से आज तक भी, अभी भी ये जो कोविड-19 का चला है, ये कोरोना वायरस का,
तो अभी इंटरफेथ वालों को मैंने बोला, तो हम हर मास इंटरफेथ की ओर से सारा प्रोग्राम करते हैं। तो काफी वैरायटी प्रकार के फेथ लीडर्स को इनवाइट करते हैं और मेडिटेशन करके पूरी कम्युनिटी को हमने कहा कि देखो हमारी कम्युनिटी में खाना देने की जरूरत है, दवाइयां देने की जरूरत है और प्रकार की जरूरत है। सबसे ज्यादा हमें अपनी कम्युनिटी को मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग तभी बनेंगे जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, भगवान से कनेक्ट करेंगे। तो फिर मुस्लिम लोग भी है, सिख लोग भी है, जूइश है, क्रिश्चियन है, सब प्रकार के लोग हैं, और न्यू थॉट चर्च वाले भी लोग हैं। तो काफी वैरायटी प्रकार से बाबा के कारोबार चलते रहते हैं। काफी टाइम हो गया है, आप सबने इतनी धैर्यता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेवा एक चीज है, लेकिन हर बात का आधार है बाबा, मेरे बाबा के साथ का कनेक्शन, एक बल एक भरोसा, और यज्ञ और दादियों का आशीर्वाद। जो दादियों ने इतने साल तपस्या की है, इतने साल सारे विश्व के कल्याण के लिए सकाश दिया है, तो मैं तो हमेशा ये महसूस करती हूँ कि वो ही हमें चला रहा है, हम केवल निमित्त बन के कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। काफी लेट हो गया है ना शायद? नहीं, कोई पता नहीं पड़ा, पता नहीं पड़ा, पता नहीं पड़ा। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने ऐसा एंग्रोस कर दिया जो हमको पता नहीं पड़ा। अभी देखते हैं तो ख्याल आता है कि काफी लेट हो गए। अच्छा। चलो ठीक है, हमने भी जो भी बाबा ने बुलवाया तो उस प्रकार से, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर आपकी प्रेशंस। और राइट, बहुत अच्छा। दोनों पार्ट कहेंगे, आज पार्ट 2 हुआ, लेकिन ये महसूसता हुई कि पार्ट 1 में जैसे आपने रनवे तैयार किया और पार्ट 2 में फ्लाइट ने उड़ान भरी और इतनी ऊंचाइयों पे, अनुभव की ऊंचाइयों पे आप ले गए, तो बाबा के प्यार की गहराइयों में भी आप ले गए। तो हैरत में है, ऊंचाई भी और गहराई भी। आज बहुत आपने बातें अच्छी अच्छी सुनाई, किस तरह से आपने एक बल एक भरोसे के आधार से शून्य से सर्जन किया, इसकी सारी गाथा आज हमें अनुभव के द्वारा मिली आपके। बहुत आनंद आया और लाभ भी हुआ, और मैं ये समझता हूँ यकीनन कि बहुत भाइयों बहनों को निश्चय बुद्धि भी आज ज्यादा हुए होंगे, कैसे एक बल एक भरोसे के आधार से, संकल्प शक्ति के आधार से और बाप के साथ से हम कुछ भी कर सकते हैं। जो चाहो, अगर शुभ संकल्प है वो फलीभूत होता ही है। वो आज का जो आपका अनुभव का सेशन रहा, मैं समझता हूँ कंक्लूजन ये आता है। बहुत बहुत मुबारक हो, और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आपने इतना हमें समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने भी इतना अपॉर्चुनिटी दिया। मेन बात यही है कि हम यज्ञ की सारी बातें यहाँ थोड़े छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप सबका विदेशी इंडियन सभी मिला करके हैं, लेकिन हम हमेशा ही यज्ञ की सारी सिस्टम के प्रमाण सब काम करते हैं, तो हमको होता है कि उसका भी हमें बहुत बल मिलता है। अच्छा, ओम शांति। अभी कितने लोग आते हैं रेगुलरली, और कितने इंडियंस है, कितने फॉरेनर्स होते हैं? ऐसे क्या है कि ऑलमोस्ट 100 है जो कच्चे पक्के सब मिला करके, और सहयोगी सब प्रकार के मिला करके, लेकिन 50 है जो और भी ज्यादा धारणा वाले आदि है, और 100 के आसपास है जो मधुबन भी गए हुए हैं, कांटेक्ट में भी है, और सहयोगी बहुत है। इवन 100% मुरली नहीं सुनेंगे रोज। जैसे हमने अभी शिवानी बहन का प्रोग्राम किया था, तो लगभग 2-3 हजार लोगों ने लाभ लिया था। हमारे प्रमाण से तो काफी अच्छा कहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि विदेशी लोगों में क्या होता है कि टाइम लगता है पक्का होने में भी और पक्का होकर चलने में भी, लेकिन काफी विदेशी यहाँ से मधुबन भी जाके आए हैं, बाबा को भी मिल के आए हैं, और ये वीआईपीस भी काफी मधुबन जाके आए हैं। तो उस स्थिति से तो काफी लोगों का वो रहा, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत आना जाना भी रहता है, लेकिन जो भी है उनके दिल में बाबा बसा हुआ है, और जो है उनको दादियों के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है। ये जो सारे चर्च वाले लोग हैं, उनको दादी के लिए इतना प्यार और रिस्पेक्ट है, जैसे कि वो ब्राह्मणों को होता है ना, उसी प्रकार से ही
हम जब भी मिलेंगे पूछेंगे हाउ इज दादी डूइंग, ऐसे करके ना। और हमेशा ही मैं मधुबन भी जाऊं तो कुछ न कुछ भेज देंगे, वहां से भी मैं उनके लिए टोली लेके आऊंगी। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेंटर से थोड़ी दूरी पर ही एक बहुत बड़ा चर्च का रिट्रीट सेंटर है, तो वहां पर भी हम लोग जाकर के कई बार रिट्रीट करते हैं। तो वो लोग भी इतने सहयोगी है कि कभी कभी हमें फ्री में दे देंगे, कभी बहुत डिस्काउंट में दे देंगे। 50 एकड़ जमीन में बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है, तो वहां पर हम लोग जाते हैं, तो साइलेंस रिट्रीट करते हैं। 2 दिन की साइलेंस रिट्रीट, होल डे की साइलेंस रिट्रीट, ऐसे वैरायटी रीति से, या वर्कशॉप की रिट्रीट ऐसे करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि ड्रामानुसार सारा सोचने का भी मुझे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पार्ट मेरे को प्ले करने का, तो लेकिन इतना सबका सहयोग, तो हम सबसे जैसे बड़ों से सीखते हैं। न्यूयॉर्क में ये प्रोग्राम हुआ, सैन फ्रांसिस्को में ये प्रोग्राम हुआ, लंदन में ये हुआ, तो उसके हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छे बाबा का एक कम्युनिटी में भी इम्प्रेशन हमारी बहुत अच्छी है। 1-2 बार हम लोगों को पीस के अवार्ड भी मिले हैं, तो उस रीति से बहुत अच्छा होता है। तो कांटेक्ट वाले और सब मिला करके तो काफी है। हाँ, बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सब अभी इंडिया में आओ तो बड़ौदा में आना जरूर। हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, जरूर। हमको चलो अभी एकदम बाबा की याद में बैठते हैं, सभी को बाबा के सामने। और अभी मम्मा का भी दिन चल रहा है, तो बाबा और मम्मा दोनों के हाथ में हाथ रखते हैं। हम सभी एक ही संकल्प करते हैं, मम्मा की तरह हम सभी भी शिव शक्ति हैं, और जहां भी है वहां जैसे मम्मा ने अपने 9 स्वरूपों से अपना सुंदर कार्य किया है, हम सब जगह मम्मा का आह्वान करते हैं और 9 स्वरूपों से मम्मा का कार्य चले। सभी सेंटरों पर यही शुभ भावना रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।